लास्ट टाइम भी मैंने आपको जो पढ़ाया था वो श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों का क्रम बताया था। उसमें 3 क्रम मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं आपको चौथा क्रम बताता हूँ। चौथा क्रम क्या कहता है कि 3 से अधिक स्तरों वाली आहार श्रृंखला में ऐसे मांसाहारी जंतु भी पाए जाते हैं जो तीसरे स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है जी सर। बात समझ में आ गई? यस सर। ये चौथा पोषी स्तर बनाते हैं और इन्हें सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है। जी सर। खाद्य श्रृंखला के सभी स्तरों के मृत जीव इनमें उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ मृत अंग प्रत्यांगों पर सूक्ष्म जीव क्रिया करके उनका अपघटन करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं हम? अपघटन करता। ये उत्पादक जो भोजन बना रहे थे, उपभोक्ता जो खा रहे थे, और अपघटन करता जो जीवों के अपशिष्ट पदार्थों को या उनके मृत शरीर या उनके अंगों को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदलने का काम करते हैं। बार बार इन चीज को मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है। इसके बाद लिखा भी हुआ है इसमें, इस प्रकार सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हुई ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के समय इनमें आ जाती है। अब ऊर्जा किन में आ गई? अपघटनकर्ताओं में। सूर्य से पौधों ने जो भोजन बनाया था वो किसमें गया? उपभोक्ता में। और उपभोक्ता से किसमें आ गया? अपघटनकर्ता में। ऊर्जा इसी तरह बहती है। ठीक है। तथा धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला के पोषी स्तरों से होती हुई किसी न किसी रूप में पर्यावरण में विकृत हो जाती है। वापस पर्यावरण में आ जाती है। अपघटन करता भी तो मरता होगा कभी ना कभी, उसका भी अपघटन होता होगा, तो वो कहाँ गया? फिर वापस पर्यावरण में ही ऊर्जा जैसे चली थी वहीं आ गई। थोड़ी बहुत शेष ऊर्जा जो मृत पदार्थों में उपस्थित होती है वह भी अपघटकों के द्वारा पर्यावरण में निष्कासित कर दी जाती है। तो भोजन के लिए ऊर्जा स्रोत है। भोजन हमारे लिए क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। विभिन्न कार्यों के लिए यह हमें ऊर्जा देता है भोजन। पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर क्रियाओं में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हरे पौधे क्या करते हैं? वो स्वयंपोषी हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं। ये जो ऊर्जा वो इकट्ठी करते हैं फिर हमारा पूरा जैव समुदाय उसे ले लेता है। स्वयंपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। स्वयंपोषी वो जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, विषमपोषी नहीं बना रहे। ठीक है। तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जितनी ऊर्जा पौधे सूर्य से बनाते हैं उतनी हम जो उपभोक्ता वो नहीं ले पाते, विभिन्न स्तरों में उतनी नहीं जाती। 10% का जो नियम बताया था वो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में कि 10% का नियम क्या है। तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के विस्तृत अध्ययन से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनिए क्या निम्न तथ्य हैं। पहला, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी सूर्य से अगर 100 जूल ऊर्जा आई तो पौधों के पास कितनी आई? 1%। लिखा नहीं 1%, तो 90 क्यों कह रहे हो भाई? 99 ऐसी चली गई। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। जो हमने खाना खाया ऊष्मा हमारे शरीर से निरंतर ऊष्मा निकलती रहती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। अब कैसे सुनिए। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं
ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में चली जाती है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, वृद्धि, जनन, विभिन्न जैव कार्यों में हो जाता है। इस प्रकार खाए हुए भोजन की मात्रा का केवल 10% ही जैव मात्रा में बदल पाते हैं तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध कराते हैं। जैसे पौधे को टिड्डे ने खाया, तो टिड्डे ने 90% तो ऐसे ही निकाल दी, इसके अंदर कितनी बची? सिर्फ 10%। तो वो प्राथमिक है टिड्डा, प्राथमिक उपभोक्ता, तो द्वितीय उपभोक्ता को तो 10% ही मिलेगी। समझ रहे बात? जैसे पौधे से मान लिया टिड्डा जो है, बहुत सारे पौधों ने जो ऊर्जा बना ली, अब उसको यही छोड़ देते हैं इतनी बात। मान लिया उसने 100 जूल टिड्डे के अंदर, टिड्डे ने पौधे से 100 जूल ली, तो वो आगे कितनी ट्रांसफर करेगा? अब उसके अंदर 100 जूल में से 90 तो माइनस हो जाएगी, 10 जूल ऊर्जा वो कैरी करेगा अपने अंदर। ठीक है, तो जो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का लगभग 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि किसी भी खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 व 4 चरण में होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपभोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब जैसे अब इससे जब द्वितीय स्तर का लेगा तो वो 1 ही जूल रख पाएगा, चौथे स्तर के पास फिर कितनी पहुंचेगी? वो तो बहुत ही कम कर पाएगा। तो इस तरीके से ऊर्जा का ह्रास ज्यादा होता है। तो जो उच्च स्तर पर जो जंतु है वो कम है, इसीलिए कम है क्योंकि उन्हें भोजन सही से नहीं मिल पा रहा है ना। नीचे के स्तरों के जो जीव है वो ज्यादा मात्रा में, भोजन मिल रहा है। हाँ, उन्हें भोजन पूरा मिल रहा है जी। अच्छा, तो सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सबसे ज्यादा है, उत्पादक सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद प्राथमिक स्तर वाले ज्यादा है, फिर द्वितीयक स्तर वाले थोड़े कम है, वो बहुत कम है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। जो जिसको खा रहा है वो भी किसी का आहार बनेगा, हम लोग भी किसी का आहार बनेंगे। अगर हमें कोई वैसे नहीं खाएगा तो जो हमारे अपघटन करता है वो तो खाएंगे, है ना। ऊर्जा के प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह के चित्र से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। ऊर्जा के प्रवाह का चित्र देखो बनाया हुआ है, ये कॉपी में बना लेना, थोड़े से नोट मेकिंग भी किया करो घर पे, इंपॉर्टेंट बातें डेट डाल के और करते रहा करो। तो जैसे सूर्य से जो ऊर्जा आई वो 1% हरे पौधों में आई, ठीक है। हरे पौधे से ये 99% लिखना चाहिए, 90% लिख रखा है। जब 1% लिया उसने 99% चली गई। अब जो प्रथम उपभोक्ता है वो केवल 10% ही लेगा, 90% निकाल देगा। फिर अगला वाला जो उसके पास आई उसमें से 90% निकाल देगा, 10% आगे बढ़ाएगा, है ना। ऐसा समझिए, मान लिया पौधा है और पौधे से इतनी ऊर्जा और काफी सारा ले लेते हैं, 1 लाख जूल है मान, तो जो अगला जो प्रथम स्तर पर जो है वो कितनी रख पाएगा? इसका 10%, 1 जूल कट गई 10, है ना। इतना जूल जो है वो रख पाएगा। अब द्वितीय स्तर पर कितना आएगा? द्वितीय स्तर पर 1000, 10%। अब तृतीय स्तर वाला कितना रख पाएगा? इसमें इतनी ऊर्जा बचेगी। और पौधे से कितनी ली गई थी? 1 लाख 100 जूल। तो धीरे धीरे ऊर्जा का जो
90% जो ह्रास वो हर स्तर पर होता है। इस तरह ध्यान में रखेंगे इस चीज को। जी। ठीक है, तो जो चित्र बनाया हुआ है किताब में, तो इसमें पहली ऊर्जा का जो प्रवाह वो एक दिशिक होता है, मतलब ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में चलता है। यानी पौधे को तो कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, और प्राथमिक को द्वितीयक, प्राथमिक को द्वितीयक। अब जो प्राथमिक जो है वो द्वितीयक को नहीं खा सकता। ऊर्जा की जो प्रवाह की दिशा है वो एक दिशा में है, अर्थात एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा फिर से सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती, तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। इस प्रकार से ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तरों का क्रमिक स्थानांतरित होती है तथा अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। कहने का मतलब वही है कि जो ऊर्जा प्रथम उपभोक्ता ने पौधे से ली तो वो उसे वापस थोड़ा करेगा, नहीं करेगा, है ना। और जो प्रथम से द्वितीय ने ली तो वो भी उसे वापस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में पहुंचते रहते हैं। जल प्रदूषण के बारे में आप पढ़ चुके हैं। प्रदूषण से तो हानिकारक पदार्थ हमारे अंदर आते ही आते हैं, हम सब जानते हैं। तो फसलों को इससे बचाने के लिए हम क्या डालते हैं? पीड़ानाशी रासायनिक पदार्थ डालते हैं, तो फसलों के माध्यम से हमारे अंदर आ जाते हैं, है ना। मिट्टी में जब डालेंगे तो पानी से मिट्टी के अंदर जाएंगे, उसी नीचे वाले पानी को हम हैंडपंप से खींचते हैं या पेड़ों में लगाते हैं, तो किसी न किसी रूप में ये हमारे पास आते रहते हैं। तो मिट्टी से जो हानिकारक पदार्थ हैं वो जल में अवशोषित हो जाते हैं और जलाशयों से यह जलीय पौधों और जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। धीरे धीरे पूरी आहार श्रृंखला में वो पहुंच जाते हैं और उससे फिर हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब होता है। ठीक है, तो किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य जो है वो सबसे ऊपर है ना। अतः हमारे शरीर का यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित होता रहता है, क्योंकि हमारे बात तो किसी भी जाएगा नहीं, तो धीरे धीरे कहाँ आता रहेगा? हमारे अंदर आता रहेगा। ठीक है, तो इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? जैव आवर्धन। यही कारण है कि हमारे जो खाने की चीज़ें जैसे गेहूँ, चावल, सब्जी, फल, मांस में ये जो पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं, उन्हें पानी से धोकर व अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। रासायनिक पदार्थ अगर खाद्यान्नों के अंदर संचित हो गए फिर वो पानी के धुलने से नहीं निकलेंगे। ठीक है ना। ये हो सकता है कि अगर कोई जैविक है तो वो तो गर्म करने जब पका रहे मर जाएगा, लेकिन जो रासायनिक पदार्थ है वो तो खराब गर्म करने से भी हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो हमारी क्रियाकलाप पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें वापस मिलता है। ठीक है, और इसमें अब जो है लास्ट में ओजोन परत तो हटा दिया हमारे सिलेबस से, वो सिलेबस में फिर भी से एक बार आप पढ़ने का प्रयास कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, पढ़ना चाहिए। इसके बाद आता है कचरा प्रबंधन, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है। कचरे का किस प्रकार से निपटारण करना चाहिए। तो दैनिक जीवन में आप देखते हैं हम बहुत ज़्यादा कचरा फैलाते हैं, तो इसके प्रबंधन में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा बताया जाता है कचरा प्रबंधन के बारे में कि भी कंपोस्ट बना लो। जो कार्बनिक कचरा है जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, जीव जंतुओं के अवशेष हैं या कुछ और चीज़ें, उन्हें गड्ढा खोदकर उसमें डालते रहो और फिर उसे बंद कर दो। महीने 2 महीने बाद वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। और जो सूखा कचरा होता है, तो गीला कचरा, जो सूखा कचरा है उसे अलग रखो। उसमें भी अलग, जैसे मान लिया तुम्हारा कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो उसे अलग रखो, उसे खाने की चीज़ में मत डालो। ठीक है ना। प्लास्टिक है उसे अलग रखो। अलग अलग प्रबंधन
करने से जो प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो कचरा अगर आपने निपटा लिया तो समझ लो आपका 90% जो प्रदूषण वो कम हो गया। ठीक है ना, क्योंकि कचरा जमीन, वायु, जल, इन तीनों को ही प्रदूषित करता है। अगर आपने कचरे का निपटान सही से कर लिया तो आप जो है प्रदूषण से बच जाए। तो बच्चों, इस पाठ में अब मेरे अनुसार कुछ नहीं बचा। अब आप जो है, मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भेज दूंगा, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है ना, डेट वाइज वो क्वेश्चन बैंक के कोई प्रश्न है इसके भी कर सकते हैं आप, जो इसमें दिए हुए हैं इन्हें कम से कम आप छांट तो सकते ही हैं, और जो ना मिले तो मुझसे आप पूछ लेना, छांट के इसी में निशान लगा लो। तो आप जो है इसके आपका जो होमवर्क है उस होमवर्क में आप इसके अति लघु प्रश्न करने का सर यहाँ से फोटो। तो ये अति लघु जो है इन्हें ध्यान से देख लें आप, अति लघु प्रश्न आपने करने हैं। ठीक है, अच्छे यहाँ से फोटो